हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, टारगेट 23 बैच चल रहा है जिसमें जेई और नीट 2023 के एस्पिरेंट्स को भरपूर प्रिपरेशन कराई जा रही है फिजिक्स की। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़, एक एक न्यूमेरिकल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस होगा और इस बैच को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इस बैच के अलावा आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए तो कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट में डिटेल में आपको कराने वाला हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। आप इस बैच को फॉलो करिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप अपना जेई और नीट 2023 क्रैक कर पाओगे। 2022 भी क्रैक कर पाओगे क्योंकि ये टॉपिक्स तो उसमें भी आने। बस 2023 में इसलिए इसको बोलता हूं क्योंकि 2022 तक शायद सारे टॉपिक्स कंप्लीट ना हो पाए। सबसे बड़ी बात इस बैच की यह है कि हर एक लेक्चर के साथ बहुत सारे बच्चों को फ्री में हमारी तरफ से बुक्स दी जा रही हैं। बीएम शर्मा, डीसी पांडे, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एचसी वर्मा, एसएल अरोड़ा, प्रदीप, जो भी आपकी यूजफुल बुक्स हैं जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, वो हर वीडियो के साथ आप जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस बैच में चल रहा है हमारा लेक्चर फ्रिक्शन का। 3 लेक्चर हमारे फ्रिक्शन के ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा लेक्चर यहां पे फ्रिक्शन का आज हो रहा है और ये फ्रिक्शन टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका क्लास 11th का। बच्चे पूछ रहे थे सर ये कौन से चैप्टर में से है, तो बेटा ये लॉज ऑफ मोशन में से है, चैप्टर 5 है। लॉज ऑफ मोशन आधा मैं ऑलरेडी दूसरी प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं, बट फ्रिक्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक है तो उसको मैंने अलग प्लेलिस्ट में बनाया है ताकि डिटेल में एक एक चीज़ आपको करा सकूं सिस्टमैटिक मैनर में और आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। हर एक लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिल रही है। डीपीपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी सारी डीपीपीज अवेलेबल हैं, पुरानी भी। अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी बहुत सारी बुक्स बांटी जा रही हैं भाई, तो ना ज्वाइन करके आपका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। आज के लेक्चर में होने क्या वाला है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक आती है 33 ईयर्स नीट के सॉल्यूशन है जिसमें 1988 से 2020 तक के। यहां पर इस बुक से मैं आपको फ्रिक्शन की सारी प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं जो नीट और एआईपीएमटी में आज तक आई हैं, बिल्कुल डिटेल्ड वे में। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट हमारे सारे वही काम होंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो आई होप आप इस बैच को बहुत ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो और आपने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन दोनों पेजेस का PDF स्कैन करके नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उठा लेना। किस तरीके से आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, आप उस PDF को डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो। एक एक क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करो, इसको पॉज करके। नहीं होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। आज की डेट में फ्रिक्शन के आपके सारे क्वेश्चंस निपट जाएंगे। और आप देखें जरा फ्रिक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर 33 से लेकर 47 तक 14-15 क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हुए हैं, यानी कि हर साल ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं 2018 तक के हैं, 1988 से, हाँ, मतलब हर 2 सालों में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं इसको। आप उसको डाउनलोड कर लो और अपने पास रख लो। तो पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, बट उसमें क्वेश्चन नंबर 33 जो मार्क्ड है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं और 33 से लेकर 47 तक सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, F इक्वल टू म्यू एन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल करेक्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं, वो तो डायमेंशनलेस है। और लेंथ की डायमेंशन होती है L, तो दोनों की डायमेंशन बराबर थोड़ी है, तो इसका आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and plank will be. So question number 34 यहाँ पर solve करते हैं हम। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को 45 डिग्री पे उठा दिया है और उस पे एक बॉक्स रखा है। 45 डिग्री पे करते ही ये बॉक्स नीचे स्लाइड करने लगा। 45 डिग्री पे करते ही ये बॉक्स जो है वो नीचे स्लाइड करने लगा, यानी 45 डिग्री क्या हुआ, 45 डिग्री हुआ इसका एंगल ऑफ रिपोज। यही होता है एंगल ऑफ रिपोज। नो सॉरी, नॉट 45 डिग्री, इट इज 30 डिग्री।
30 डिग्री पे करते ही ये नीचे स्लाइड करने लगा, यानी 30 डिग्री क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ इसका एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। तो अगर हमें एंगल ऑफ रिपोज पता लग गया अल्फा, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, सो म्यू एस क्या होता है, tan अल्फा। सो म्यू एस तो हमारा यहां से डायरेक्ट निकल आएगा tan 30 डिग्री करके, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो पॉइंट में है आंसर्स, 1/√3 में तो नहीं है, तो इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। √3 से इसको मल्टीप्लाई कराया और √3 से डिवाइड कराया, तो 1.732/3 0.574 और आंसर है। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हमें इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ, 0.5 के बाद है 7, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब हम निकालें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमको डेटा ये दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए डेटा क्या है कि 4 मीटर स्लाइड करता है ये 4 सेकंड में। तो रेस्ट से शुरू हुआ 4 मीटर स्लाइड करा 4 सेकंड में, है ना। और एक्सेलरेशन कितना होता है, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे निकाला था ना, नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, म्यू इंटू एन होता है सामने, जी कॉस थीटा। सो एक्सेलरेशन क्या हुई, एक्सेलरेशन हुई जी कॉमन आ गया 10 साइन 30 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 √3/2, 2 कॉमन आ गया 5 1 माइनस √3 इंटू म्यू के। अब इक्वेशन नंबर कौन सी लग जाएगी, 2, S इक्वल टू U 0 है, हाफ A टी स्क्वायर 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 2 10, 1/10 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, चलो 10 को इधर रखते हैं अभी, ये 10 हो गया, तो 10 माइनस 10 √3 म्यू के, जिससे आपको मिलेगा 10 √3 म्यू के इक्वल टू 10 माइनस 1 9 म्यू के इक्वल टू 9/10 √3। अब ये भी इस फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 इंटू 3 9, ये कटा, यहाँ पे बचा 3, तो 0.3 इंटू √3 1.73 तक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21 और 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 0.519। इसको राउंड ऑफ किया तो ये कितना बनेगा 0.5, इसको राउंड ऑफ करके बनेगा 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। तो ये बनता है आपका ऑप्शन डी। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 35, अ ब्लॉक ऑफ मास m1, हिल गया क्या ये, अच्छा ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा है ना, ये कितना आया हमारा राउंड ऑफ करके, ये 0.5 आया। ठीक, 35 क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of the table and from other end another block of b mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is. अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ आपको लेक्चर्स के अंदर। इसका मास है m1, ये है ब्लॉक A, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है, ये पुली है, यहाँ पर है m2 और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, और ये स्लाइड कर रहा है तो इधर इसकी एक्सेलरेशन a मान लो
और इसकी एक्सेलरेशन इधर a मान लो। हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो दो इक्वेशंस यहां पे बनेंगी, m2g नीचे है, m2g नीचे है और ये नीचे जा रहा है और t ऊपर है ना, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। एक इक्वेशन तो ये हो गई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। फ्री बॉडी डायग्राम, m2g नीचे, t ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a बिकॉज नेट फोर्स हुई नीचे की तरफ। इसकी इक्वेशन बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यहां पर टेंशन इधर, फ्रिक्शन इधर। अब ये स्लाइड कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू n, n कितना है, m1g के बराबर है, और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो t ज्यादा होगा, t माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम इन दोनों को ऐड कर देते और एक्सेलरेशन आ जाता, टी से टी कट जाता, पर हमें तो टी निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ऐड तो अभी भी कर ही देते हैं, टी से टी कटेगा, यहां से ए निकाल लेते हैं और एक में डाल देंगे, तो जी कॉमन आ गया, ये बचेगा m2 माइनस म्यू के m1 इक्वल टू ए कॉमन आ गया m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई m2 माइनस म्यू के m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। अब ये किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, t आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, t क्या है, m2g माइनस t इधर जाएगा ना, इधर आएगा m2a, और a की जगह ये डाल दिया हमने। ऐड करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करा, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2 म्यू के g बाय m1 प्लस m2। ये कैंसिल हो गया, बची हुई टर्म्स में से g कॉमन आ गया, m1 m2 भी कॉमन आ गया, अंदर बचा यहाँ 1, यहाँ म्यू के, तो 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। ये है टेंशन। देखें जरा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही मैच कर गया ये तो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी सिक्स। यहां पर एक पुली है, यहां पर एक ब्लॉक है, इसके पीछे भी एक ब्लॉक है और यहां पर भी एक ब्लॉक है, ठीक है। ये तीनों का मास m है। क्या m1 m2 m3 है? हाँ m1 m2 m3। अच्छा, बट एंड में दे रखा है कि तीनों का मास जो है वो क्या है, m है, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, बताया था ना शॉर्ट में, बाय टोटल मास m टोटल। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगी कि उसको क्या फोर्स एक्सेलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इस ये नीचे जाएगा क्यों, ये जाएगा अपने वेट की वजह से, mg माइनस फ्रिक्शन इसको रोकेगा, इसका फ्रिक्शन इधर रोकेगा, इसका फ्रिक्शन इधर रोकेगा, तो म्यू mg, म्यू n होता है ना, n mg के बराबर है, इसका n जो है वो mg के बराबर है, म्यू mg माइनस इसका भी म्यू mg। ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है और टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m। सो mg कॉमन आ गया, mg कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -2 म्यू बचेगा बाय 3m। m से m कटा, एक्सेलरेशन शुड बी 1 - 2m बाय 3, 1 - 2 म्यू बाय 3, ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37।
The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between block and lower half of the plane is given by. अच्छा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन का अपर हाफ स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है। तो क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक यहां से चला टॉप से, ये एंगल थीटा पकड़ लो, ठीक है, टॉप से चला, टॉप से चलते चलते यहां पर कुछ स्पीड गेन करेगा, लेकिन वो स्पीड फिर से कम हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। तो वो कह रहा है टॉप से चला लेकिन नीचे तक आते आते यहां पे फिर से रेस्ट पे आ गया। तो ऐसा अगर हो तो इसका, इस वाले पार्ट का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक के साथ वो क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो मान लेते हैं ये लेंथ है L और ये भी लेंथ फिर L हुई, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये हाफ है ना, ये लेंथ भी क्या हुई L। तो यहां से यहां तक आते आते जो स्पीड ये गेन करेगा वो इस पार्ट के लिए फाइनल मान लेते हैं, तो इसकी इनिशियल मान लेते हैं और यहां पे फाइनल क्या हो जाएगी, 0। तो स्मूथ पार्ट की अगर मैं बात करूं, स्मूथ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो u 0 है, u 0 है, v जो है वो पता नहीं है, और डिस्टेंस जो है वो l है, और एक्सेलरेशन क्या होती है नीचे की तरफ g साइन थीटा, और एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, ठीक। अच्छा, तो इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सेकेंड हाफ के लिए यानी कि वी स्क्वायर क्या आ गया, वी स्क्वायर क्या आ गया, 2g साइन थीटा l। सेकेंड हाफ के लिए इस वाले पार्ट के लिए जो v है वो u होगा। तो रफ पार्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, रफ पार्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो v0 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे, 2g साइन थीटा इंटू एल इक्वल टू 2a। रफ वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस इज अगेन l, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये इधर आएगा तो माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा विच गिव्स म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। तो म्यू जो है अगर 2 tan थीटा के बराबर हो, म्यू अगर 2 tan थीटा के बराबर हो तो ये सिचुएशन आ जाएगी जो क्वेश्चन में बोली गई है। म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा कौन सा ऑप्शन है भाई, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा ऑप्शन है ए। सो ऑप्शन ए 37 का आंसर है ए, ठीक। 38, क्वेश्चन 38, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5, द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो एक रफ सरफेस पे आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, म्यू इंटू जी, है ना। तो बॉक्स पहले उस पे गिरा कन्वेयर बेल्ट पे, तो ऑब्वियसली बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कन्वेयर बेल्ट की होगी, और डिस्टेंस हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बेल्ट के रिलेटिवली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, ये माइनस में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, 0.5 दे रखा है म्यू इंटू जी इंटू डिस्टेंस s, तो -4 इक्वल टू 5 इंटू -10 इंटू एस विच गिव्स s इज 4/10 यानी कि 0.4 मीटर विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, पॉज करते रहो, पॉज करके खुद करना है, देख के ऐसे कोई फायदा नहीं होगा कि तुम देखते रहो मेरे को सॉल्व मैं कर रहा हूं, मेरे को सॉल्व करते हुए तुम देख रहे हो, तुम्हारा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करो, नहीं होता है तो प्ले करके फिर इसको देखो। अ ब्लॉक मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद कार्ट C
as shown in the figure, the coefficient of friction between the block and cart is mu, the acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling. कहाँ चले देखो यहां पे कार्ट सी जा रही है, अल्फा एक्सेलरेशन कितनी हो, कम से कम कितनी हो कि इस पे जो चिपका हुआ ये, मतलब चिपका हुआ मतलब ये नहीं कि चिपका रखा किसी चीज से, ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है कांटेक्ट में, और कितनी एक्सेलरेशन से, अल्फा से ये आगे भागे कि ये गिरे ना। ऐसा जादू क्यों होगा भाई? ऐसा जादू इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा इस पे स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ बढ़ेगी, एम अल्फा। स्यूडो फोर्स तो हमें पता ही नहीं है सर क्या होता है, स्यूडो फोर्स का टॉपिक पढ़ाया। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज आगे की तरफ अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही हो तो उस पर पीछे की तरफ m इंटू अल्फा फोर्स लगती है। तुम गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी ने अचानक रेस दे दी तो तुम पीछे की तरफ झटका लगता है कि नहीं लगता, है ना? सो इस पे m अल्फा फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। अगर इस तरीके से नहीं समझना तो मैं एक सिंपल वे से तुमको बताता हूं कि ये आगे क्यों जाएगा। इसको आगे ले जाने के लिए फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी? इसको आगे ले जाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी जो ये कार्ट इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो, है ना? और तो कोई फोर्स नहीं है इस पे, तो n की वजह से ये आगे जा रहा है। फ्रिक्शन ऊपर है, mg नीचे है। फ्रिक्शन ऊपर क्यों है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो इसको नीचे गिरने से कौन बचाएगा? फ्रिक्शन बचाएगा। तो वो कह रहा है कि ये अल्फा कितना होना चाहिए कि ये गिरे ना। तो पहली बात तो n इक्वल टू m अल्फा होगा, क्योंकि कार्ट की एक्सेलरेशन अल्फा है और ये साथ में कांटेक्ट में रहेगा तभी तो नहीं गिरेगा ना। और अगर ये कांटेक्ट में रहेगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी अल्फा है। हाँ, अल्फा से ज्यादा हुई तो ये कांटेक्ट में रहेगा, मिनिमम अल्फा होनी चाहिए। तो n कितना होगा? m इंटू अल्फा, क्योंकि एक अकेली यही फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है। और f इक्वल टू mg होना चाहिए, बिकॉज अगर mg ज्यादा होगा तो ये गिर जाएगा, है ना? और f की कितनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? ऐसे मोशन थोड़ी हो रहा ना कोई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू n शुड बी mg, और n क्या है? m इंटू अल्फा, m इंटू अल्फा इक्वल टू mg। m से m कट गया, अल्फा इज g बाई म्यू, या मुझे लिखना चाहिए कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू, है ना? इससे कम पे तो ये गिर जाएगा, ज्यादा होगी तो नहीं गिरेगा। कम पे तो गिरेगा, ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा ऑप्शन बना इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। Question 40. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v. Mu is the coefficient of sliding friction. The block will come to rest after time. तो v square minus u square equal to 2a s। s की बात ही नहीं हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, टाइम पूछा है ना, t इक्वल टू v माइनस u दे रखा है ये अपॉन a कितना है? म्यू इंटू जी, ये इससे कट गया तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा v बाय म्यू जी, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41। Coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. What would be the maximum value of m so that the two blocks do not move? अच्छा, यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है A, ठीक? अच्छा जी, ये सिचुएशन है और कह रहा है कि बी का क्या मैक्सिमम मास क्या हो सकता है कि ये मूव ही ना करे सिस्टम, बिकॉज अगर बी का एक मास एक पर्टिकुलर मास से ज्यादा हो जाएगा तो खींच लेगा इसको, है ना? तो एक्सेलरेशन अभी क्या होनी चाहिए? 0। तो क्या होगी एक्सेलरेशन? 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है इस पे जो फोर्स इधर लग रही है टेंशन, वो इधर किसके बराबर हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो ये रोक के रखेगा, उसके बाद ये रोक नहीं पाएगा। सो दिस टी शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज म्यू एम जी।
4 न्यूटन। तो टेंशन स्ट्रिंग में कितनी बनेगी? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन इस पे लगेगी ऊपर और mg इस पे लगेगा नीचे। एक्सेलरेशन कोई है नहीं तो वो 4 ही mg के बराबर होगी, जिससे m मेरे को मिलेगा 0.4 kg। तो ब्लॉक बी का मैक्सिमम मास कैन बी 0.4 kg। अगर 0.4 kg से ज़्यादा हुआ बी का मास तो ये खिसक जाएंगे भाई साहब, बी नीचे और ए राइट में भग लेंगे। 0.4 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m 10 kg placed on a rough horizontal surface, horizontal force 10 न्यूटन is on acting on it, acceleration of the block 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 100 की आगे लगाई है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी एम इंटू ए। सो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी। कैसे कैसे सवाल देते हैं नीट वाले हैं, कुछ चैलेंज तो। 50/10 एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये आपका ऑप्शन बी। सवाल 43। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ ट्रक ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एंड ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। एक ब्लॉक पड़ा है ट्रक पे और वो जा रहा है साथ में ट्रक के, है ना। ब्लॉक का मास है 1 kg और एक्सेलरेशन ट्रक की है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी? भैया जब वो ट्रक के साथ साथ ही जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको फ्रिक्शन ही तो चला रहा है, तो उस पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी? इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या लेना देना? मास इंटू एक्सेलरेशन 5 न्यूटन। समझ रहे हो? मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है ना। ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर ब्लॉक है, ट्रक जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से और ये ब्लॉक भी साथ साथ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको तो फ्रिक्शन ही चला रहा होगा ना सिर्फ। तो इसका मास है 1, इसकी एक्सेलरेशन है 5, तो फोर्स कितनी लग रही होगी इस पे? 5 न्यूटन। और वही फ्रिक्शनल फोर्स है क्योंकि वही तो चला रही है उसको। Question number 44. A block has been placed on an inclined plane with a slope theta. The block slides down the plane at constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to tan theta. भाई अगर कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करेगा, कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करने का क्या मतलब है कि देखो ये जो एंगल रहता है थीटा विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, उस पे क्या रहता है? उस पे mg साइन थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होता है। लेकिन जब एंगल इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो mg साइन थीटा बढ़ जाता है और यहां पे जो फ्रिक्शन है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन वो थोड़ा सा कम होता है, तो नेट फोर्स इधर होती है, ये एक्सेलरेट करता है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ऑब्वियसली mg साइन थीटा और जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बराबर है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? tan थीटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा? tan थीटा। सवाल नंबर 45। Consider a car moving along a straight horizontal road with speed 72 km per hour. Coefficient of static friction 0.5. Shortest distance in which the car can be stopped. Shortest distance मतलब ज्यादा फ्रिक्शन उस पर कितना लग सकता है? यार हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई चीज जा रही हो और सिर्फ फ्रिक्शन ही हो जो उसको रोक रहा हो या चला रहा हो, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज म्यू इंटू जी। बार बार आपको बता रहा हूं, वो यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। तो v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 72 मीटर पर सेकंड में उसको बदलेंगे इक्वल टू 2a। a इज म्यू इंटू जी। म्यू कितना है? म्यू है 0.5, तो 0.5 इंटू जी इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 4, 20 का स्क्वायर माइनस 400। इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है। 5 इंटू 2 10, एस कितना आ जाएगा? 40 मीटर। तो 40 मीटर में कम से कम रोकी जा सकती है, इससे ज़्यादा से भी रोकी जा सकती है, इससे कम पे रोकी नहीं जा सकती क्योंकि फ्रिक्शन उतना अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, जो रोक रहा है उसको।
A heavy uniform chain lies on horizontal tabletop. If the coefficient of friction between chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table. Okay. देखो ध्यान से समझना जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है कि एक टेबल पे एक चेन पड़ी है, इस टेबल पे एक चेन पड़ी है ऐसे, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका हैंग कर रहा है और कुछ टेबल पे है। तो वो कह रहा है मैक्सिमम हिस्सा कितना हैंग कर सकता है, कितना पार्ट, कितना परसेंटेज ऑफ द चेन मैक्सिमम हैंग कर सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हैंग करेंगे ये नीचे गिर जाएगी। तो मैक्सिमम कितना हैंग कर सकता है कि ये नीचे ना गिरे। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है और इसका जो मास है वो M है, और मान लेते हैं X पार्ट इसका मैक्सिमम यहाँ हैंग कर सकता है। तो ये वाली लेंथ जो टेबल के ऊपर है वो L माइनस एक्स हुई। तो कौन बचा रहा है, देखो यहाँ पे mg, इस वाले पार्ट का जो वेट है mg वो नीचे लगेगा और इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन और mg बराबर है तो ये इसको रोक लेगा, लेकिन अगर थोड़ा हिस्सा और इधर नीचे जाएगा तो mg ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन तो ज्यादा हो नहीं सकता, उसकी तो एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू mg, जो इस पार्ट का वेट है। इस पार्ट का वेट कितना होगा, इस पार्ट का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ, ये इसका मास है, इंटू जी, ये इसका वेट है। दिस शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस इंटू एन, एन मतलब mg, इसका m कितना है, इसका है मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ इंटू जी, है ना। सो वेट ऑफ दिस पार्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस पार्ट। तो m बाय एल से m बाय एल कट गया, g से g कट गया, x आ जाएगा म्यू एस तो दे रखा है ना 0.25, 1/4 l माइनस एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इक्वल टू एल माइनस एक्स, 5x इक्वल टू एल, विच गिव्स x इज l/5, l/5 मतलब 20%, है ना। तो 20% हिस्सा मैक्सिमम हैंग कर सकता है। आंसर है ऑप्शन ए 20%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। Starting from rest, a body slides down a 45-degree inclined plane is twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between body and the inclined plane. Okay. एक 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी अगर उस पे, अगर वो प्लेन स्मूथ हो तो बॉडी उस पे जितने टाइम में आती है, रफ अगर हो तो उससे डबल टाइम में आती है। मतलब ये स्मूथ है, यहां पे बॉडी छोड़ी तो 1 सेकंड में आई, अगर रफ होगा तो 2 सेकंड में आएगी। तो बताओ इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। अच्छा, तो पहले तो स्मूथ वाले के लिए लगा लेते हैं फॉर्मूला। ये मान लो s है, तो v², कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। s इक्वल टू u तो 0 है, हाफ g साइन थीटा इंटू t1², ये स्मूथ वाले का टाइम है ना। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होती है भैया, g साइन थीटा, साइन 45 डिग्री इज, ये छोटी छोटी बातें स्पीड में करा करो, 5/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2 t1²। ये आ गई स्मूथ वाले की इक्वेशन। अब रफ वाले की अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो s ही रहेगा, हाफ हाफ रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है, g साइन 45 डिग्री माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री इंटू टाइम मान लो t2 है, और t1 t2 में तो हमको रिलेशन पता ही है, t2 जो है वो t1 से डबल है ना। t2 जो है वो t1 से डबल है। तो s इक्वल टू, ये कितना है स्मूथ वाला, स्मूथ वाले का प्लेन टाइम टेक्स टू स्लाइड क्लाइंब ट्वाइस द टाइम इट, अच्छा नहीं उल्टा है। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इन ट्वाइस द टाइम it takes to slide down the same inclined plane, inclined plane twice the time it takes to slide down the same। हाँ ठीक है, रफ वाले पे डबल लगता है ना, तो t2 जो है वो 2t1 है, तो ये कितना हो गया 5/√2 कॉमन आ गया,
ठीक है, और 1 माइनस म्यू, और T2 क्या है, ट्वाइस T1, तो 2T1 इसकी जगह रखा तो 4T1 स्क्वायर हो गया। S की जगह आप रख दो 5/√2 T1 स्क्वायर, इससे ये कट गया, T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कट गया, तो 1 माइनस म्यू इज 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज म्यू, म्यू इज 4 माइनस 1 3/4, 3/4 है, अच्छा पॉइंट में है, सो 0.75, 0.75 इज योर ऑप्शन बी। ठीक, तो ये फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस हो गए। चीटिंग तो नहीं करी ना, पॉज करके करा है, ठीक है। तो बच्चों पूरी प्रिपरेशन आपकी चलेगी, 1% कहीं कमी नहीं आने दूंगा। जब जहां जिस चीज की जरूरत होगी पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। इस बैच को आप बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हो अपनी जेईई नीट 2023 की प्रिपरेशन के लिए। कल के लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स लेकर आता हूं। अगर अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है या उनकी वर्कशीट्स नहीं सॉल्व करी हैं तो जल्दी से कर लो, आगे काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, सारा एक साथ नहीं कर सकोगे। जेईई नीट क्रैक करने का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रेगुलरिटी। तो रेगुलरली काम करोगे तो जेईई और नीट क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलूँ फिर, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।